इस तरीके से Q1 और Q2, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस कितनी है, R है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर R है तो यहाँ पर इनके बीच का फोर्स जो होगा वो होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर, और मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? K Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था बताओ? R। R। ठीक है। फिर जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमने ये समझ लिया था कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू R नॉट a टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया था, जहां पर R नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू थी 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में जो है हमने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की भी बात की थी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की भी बात की थी। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें याद होंगी। तो ये लास्ट लेक्चर तक हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये किसका पार्ट है? रदरफोर्ड मॉडल का ही पार्ट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये किसका पार्ट है? रदरफोर्ड मॉडल का ही पार्ट है। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने, मैं आपको ये भी बता दूं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ इसके हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स या फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया था। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब आप हेडिंग डाल लो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, पॉइंट्स मैं आपको लिखवाई दिए थे। अब देखो ड्रॉबैक्स क्या है। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, याद करो कि एटम के अंदर एक बहुत ज्यादा स्पेस होता है, वो एम्प्टी होता है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक साथ बैठा हुआ है, और जिस जगह पे वो बैठा हुआ है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बिल्कुल कहाँ पे होता है? एटम के सेंटर पे होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर पे होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये चीजें भी लिखवाई थी ना कि मुझे बता देना, शायद मैंने लिखवाई हो शायद ना लिखवाई हो, मैंने लिखवा दिया था वैसे तो, कि साथ ही साथ रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं। ठीक है, ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था। बताओ, मैंने लिखवा दिया था आपको? बोलो बोलो बोलो। ये सर लिखा है। ठीक है, तो फिर आज बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सबसे पहले देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने पूछा कि देखो, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है। भाई इस चीज को आप अपने आप से खुद से समझना। ठीक है, कि जब आप कंटिन्यूसली अगर भागते रहोगे तो कभी ना कभी तो आपकी एनर्जी खत्म होगी ना, है ना? और जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो जो है आप जाके चुपचाप बैठ जाओगे, आपका मूवमेंट रुक जाएगा। तो वही चीज सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होनी चाहिए, ऐसा मैक्सवेल पूछ रहे हैं किससे? रदरफोर्ड से। ठीक है, देखना मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखते चलना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, when a charged particle when a charged particle is accelerated it emit मतलब रिलीज करना। ठीक है, emits मतलब रिलीज करना, it emits energy।
इट एमिट्स एनर्जी, ठीक है, इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। सो इन in Rutherford's model of uh, in Rutherford's model, if electron is revolving, if electron is revolving with very high speed, बहुत तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, with very high speed, then भाई इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है ना, इन्होंने क्या किसके लिए बोल रहे हैं मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रॉन भी कैसा एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो चीज है ना, ये वैसे मैक्सवेल की थ्योरी है, ये डिटेल में फिजिक्स में रहती है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, ये थ्योरी फिजिक्स की है, ठीक है। लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेरी हाई स्पीड, देन इट शुड एमिट एनर्जी, देन तो फिर ये भी क्या करना चाहिए, एनर्जी को एमिट करना चाहिए, देन इट should emit energy, then it should emit energy in a continuous manner, मतलब कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, एंड अल्टीमेटली it should fall in nucleus followed by spiral path, spiral देखो इसको करेक्ट कर लेना, स्पाइरल पाथ, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो फाइनली पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से कि जब एक मैक्सवेल ने कहा कि आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इसके अंदर इस सर्कुलर पाथ में बहुत हाई स्पीड से, तो उन्होंने बोला कि जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और अगर एनर्जी वो कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है तो उसकी खुद की एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और अगर कम हो जाएगी, कम हो रही है उसकी एनर्जी, तो कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म भी होगी। तो बेसिकली जैसे जैसे उसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से पहले घूम रहा था, तो उसकी एनर्जी जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, उसका पाथ का जो रेडियस है ना, वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि भाई एनर्जी खत्म होती जा रही, कम होती जा रही, तो उतना चक्कर थोड़ी लगा पाएगा, उतना सर्कमफ्रेंस थोड़ी वो गेन कर पाएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी, उसका पाथ ऐसे स्पाइरल होता जाएगा, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, मतलब उसका मूवमेंट रुक जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो देखो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं फिर एटम के अंदर। तो हम तो मानते हैं ना, हमें तो पता है कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होना जरूरी है एक एटम की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब एटम तो स्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जा रहा है, घूमता घूमता हो तो उसकी तो एनर्जी खत्म हो जा रही है, वो तो रुक जाएगा। तो फिर एटम की तो स्टेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते रही। अगर एटम की स्टेबिलिटी नहीं होती, एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे आसपास जो भी चीज है अभी वो होती नहीं, ठीक है। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों एटम स्टेबल है, क्यों इलेक्ट्रॉन, भाई अगर एटम स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे टाइम पे घूम रहा है, उसकी कोई एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो पहला ड्रॉबैक हो गया। देख लो, लिख लो इसको। और इसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है, तो अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना कि क्या लिखा हुआ।
लिख लिया सर। लिख लिया, ठीक है। दूसरे ड्रॉबैक पे आते हैं। अब जो दूसरा ड्रॉबैक है बेसिकली अभी तो बस आप लिख के उसको छोड़ दो, ये आपको आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, इसी चैप्टर में बाद में समझ में आएगा जब एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तब। तो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा ड्रॉबैक लिखो। लिखो रदरफोर्ड could not explain could not explain discontinuous spectrum discontinuous spectrum of atoms। ठीक है। अब ये सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझने के लिए पहले आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, फिर ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ये क्या बात हो रही है ये समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंट जो ना ये चैप्टर में आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे लिख रहने दो। ठीक, चलो तीसरा एक और ड्रॉबैक लिख लो। देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में राउंड लगाते हैं, लेकिन किस जगह लगाते हैं, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं, ये सारी चीजें रदरफोर्ड नहीं बता पाया। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि रदरफोर्ड डिड नॉट provide any information about and energy of इलेक्ट्रॉन, किस जगह पे है, क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, उसकी एनर्जी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन की, साथ में वेलोसिटी भी लिख सकते हो, वो किस स्पीड से भाग रहा है। आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा, रिवॉल्व कर रहा, तो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है ये भी नहीं बता पाया ना, तो ये भी तीसरा क्या हो जाता है, इनका ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपी करो और ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो अभी आपने 9th क्लास में सिर्फ क्या पढ़ा था, सिर्फ आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, लेकिन इतनी सारी चीजें भी होती है इसके अंदर। जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस निकालने का वो फॉर्मूला देखा था हमने। ठीक, कॉपी कर लो इनको और मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगले मॉडल पे बाद में आएंगे, अगला जो मॉडल है हमारा बोर्स मॉडल उस पर बाद में आएंगे, पहले कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट कर लो इसको। कंप्लीट हो गया। कर लिया सर। ठीक है, तो चलो फिर हेडिंग डालो और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वेव। वेव हेडिंग डालो वेव। और क्या होती है वेव? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हाँ, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। चलो पहले आप हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। देखो वेव क्या होती है, वेव के बारे में पता होना चाहिए हमें। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। वेव इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन की एक सोर्स है क्या, वेव, फ्रॉम वन प्लेस टू another without actual displacement of matter। ठीक है, वेव क्या है, बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी कैरी करने का तरीका है। ठीक है, एनर्जी कैरियर है, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी करने का तरीका है क्या, वेव, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, मतलब आप मैटर को ट्रांसफर नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझना। ये एक आपके पास मान लो दो मेटल के ब्लॉक है, मेटल के पीस हैं।
ठीक है, एक बहुत गर्म है और मान लो इसको मैंने थोड़ा सा इसके और पास बना दिया, यहाँ बना दिया मैंने इसको, और ये क्या है, ठंडा है। ठीक है, एक को आपने बहुत गर्म किया हुआ है, बहुत गर्म किया हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ, दोनों को आपने, इन दोनों को आपने एक डब्बे में बंद कर रखा है। ठीक, बताओ, आपने इसको रखा था, आप इसका टेम्परेचर मेजर कर लो कोल्ड वाले का। ठीक है, और इसको एक दो घंटे बाद आप इसको चेक करो, क्या होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ये थोड़ा सा गर्म हो गया होगा जो कोल्ड वाला है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? आप तो गर्म तो इसको कर रहे थे, आपने कोल्ड वाले को थोड़ी गर्म किया। बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? किस गर्म वाले से एनर्जी किसको मिली होगी? इस ठंडे वाले को मिली होगी। बोलो ऐसा हुआ होगा ना? बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। और क्या, अच्छा आप बताओ, हमने तो इनको दूर दूर रखा था, हमने तो इनको दूर दूर रखा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा गर्म हो गया, ये तो ठंडा था। तो तब हमने तो टच तो नहीं किया ना, हमने मैटर को तो डिस्प्लेस किया ही नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे, हम तो इसको बस ऐसे छोड़ के चले गए थे, फिर भी ये गर्म हो गया। तो बताओ ये कैसे गर्म हुआ होगा? बेसिकली यहाँ से एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई होगी, और वही है बेसिकली एक्चुअल, विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर, एनर्जी के ट्रांसमिशन को ही हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। वेव्स की फॉर्म में एक इससे एनर्जी इसको मिली होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हो। बेसिकली सिंपल सा तरीका तो अभी आप इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा आपको कि वेव बेसिकली क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो सिर्फ यही वाली वेव नहीं होती है, साउंड वेव्स भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। ठीक, तो ये तो आप कॉपी कर लो, ये डायग्राम तो ऐसा कुछ बनाना मत, ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, एग्जांपल्स लिख लो वेव्स के। एग्जांपल, साउंड वेव। बताओ साउंड का कोई मास होता है क्या? नहीं होता ना, साउंड का कोई मास नहीं होता है। साउंड वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेव जो है वो ट्रेवल कैसे करती है। वेव जो होती है वो बेसिकली कैसे ट्रेवल करती है? आपने वेव के बारे में पहले कुछ पढ़ा है? जरा मुझे बताओ, कुछ सुना है वेव के बारे में? कुछ देखा है कि वेव कैसे ट्रेवल करती है, कैसे चलती है? बताओ बताओ बताओ। साइन कर्व की तरह। साइन करके? साइन का जो ग्राफ होता है ना सर, उसकी तरह। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब नहीं, ऐसे नहीं बोलते। देखो इसको ऐसा बोला जाएगा कि वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, देखो वेव जो है बेसिकली इस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वेव जो होती है वो ट्रेवल करती है। ठीक, इस तरीके से जो होता है कोई भी वेव ट्रेवल करती है। अब इसमें देखो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये टॉप वाला, एक ये बॉटम वाला। ठीक है, तो ये जो टॉप है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, है ना? और बताओ इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। ट्रफ कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ऐसे ये अगला वाला क्रेस्ट है, ये अगला वाला ट्रफ है। अब देखो जरूरी नहीं है कि वेव ऐसे ही चले। आप सोच रहे हो कि ये साइन वेव की तरह होती है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये भी, अभी देखो मैं दूसरी बना रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ। देखना, क्या ये वेव नहीं है क्या? है सर। है ना? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि बस साइन वेव वाला ही ग्राफ वेव को दिखा रहा है, ये भी वेव है। ठीक है, ये भी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। हाँ, जैसा आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेवल करती है ये। ठीक है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, वेव दिखती थोड़ी है आपको। ठीक है, ट्रेवल ये इसी तरीके से करती है, अब अपनी नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। चलो, तो क्रेस्ट और ट्रफ हमने डिफाइन कर दिया। अब कुछ कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि देखो ये जो है, बताओ इसको क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताओ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो एक के बाद एक क्रेस्ट या एक के बाद एक ट्रफ,
इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, क्या? वेवलेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब या तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट की डिस्टेंस बोल लो या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की डिस्टेंस बोल लो, इसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ग्राफ आप बना सकते हो, बना लो फटाफट और फिर डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम वेवलेंथ वगैरह की, फ्रीक्वेंसी की, बहुत सारी डेफिनेशंस लिखेंगे अभी हम वेव से रिलेटेड। ऐसे आप बना लो। ऐसे देखो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये एक क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है, ये डिस्टेंस वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ हो जाएगी। बना लिया होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं किसकी? वेवलेंथ की। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी? वेवलेंथ की। तो देखो, लिखो सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। क्या बोलते हैं इसको? ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। ठीक, क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और टफ ट्रफ। ठीक है, ये क्या होती है? वेवलेंथ होती है। बताओ वेवलेंथ बेसिकली क्या है? डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। हाँ, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर होगी। लेकिन और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है। मीटर तो हमें बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है, और यूनिट्स इसकी ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम? 10 की पावर 10। हाँ, या उल्टा लिख दिया हमने, बताओ। 10⁻⁻10। सही है सर। हाँ, नहीं, सही भी लिख सकते हो, अभी मैंने कुछ माइनस प्लस थोड़ी लगाया, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब उल्टा भी लिख सकते हो, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम में बताओ कितने मीटर्स? ऐसे, ठीक है। या फिर एक और यूनिट होती है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर आप लिख लेना, पूरा पूरा नाम आप लोग लिख लेना। एनएम मतलब नैनोमीटर। बताओ कितने मीटर्स? 10 की पावर -9। -9 मीटर्स। एक और होता है जो पिकोमीटर। लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे बोला था, एफएम। अच्छा चलो, पिकोमीटर भी लिख लो। बताओ पिकोमीटर कितना? 10⁻⁻12। हाँ, और एफएम? -15। -15। और एफ क्या था? एफ क्या, एफ को क्या बोलते हैं? फेम्टो। फर्मी। फेम्टो। फेम्टो। लास्ट क्लास में किसने बोला था ना, फर्मी। फेम्टो बोलते हैं इसको। -6 को क्या बोलेंगे? 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, सही कह रहे हो, सही, बिल्कुल सही, माइक्रोमीटर। कॉपी कर लो इन सबको।
हो गया। तो अगली डेफिनेशन पे आते हैं फिर, अगर ये लिख लिया हो तो। यस सर। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन लिखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, न्यू से। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। ठीक है, NEW वाला नहीं है, NU, न्यू। क्या कहते हैं इसको? न्यू, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बताना चाहेगा कोई फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन? नंबर ऑफ वेव पासिंग नंबर थ्रू ऑफ अ वेव्स पर्टिकुलर ट्रैवलेड पर पॉइंट। सेकंड। नंबर ऑफ हाँ, नंबर ट्रैवल ऑफ, टू अ हाँ, पॉइंट। नंबर ऑफ वेव्स भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्रेस्ट ऑब्लिक ट्रफ। लिखो, देखो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ passing through passing through passing through a point in 1 second। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आपको मैं, आप इसको बना लो, इसको लिख लो, मतलब नंबर ऑफ क्रेस्ट ऑब्लिक ट्रफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 second। ऐसे एक रफ डायग्राम बनाओ, समझना है ना, इस तरीके से कि रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से, मान लो आपने ये ना एक पॉइंट ले लिया, ये, अब आपको ये देखना है कि इससे, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने क्रेस्ट पास हो रहे हैं, या फिर कितने ट्रफ पास हो रहे हैं, यही आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितने क्रेस्ट या कितने ट्रफ या कितने वेव्स पास हो रही हैं, यही क्या होगा? यही क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। इसी को नाम दिया गया है फ्रीक्वेंसी। हो गया होगा। चलो फिर अगली डेफिनेशन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं पहले। इसकी जो यूनिट होती है, बताओ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज या सेकंड फिर, इनवर्स साइकिल हाँ, पर या सेकंड। फिर सेकंड इनवर्स भी होती है, सही है। ठीक है, वो जब आप ऑसिलेशंस की बात करते हो तो साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो, है ना। हर्ट्ज भी होती है, किलो हर्ट्ज भी होती है, इस तरीके से हर्ट्ज को लिखा जाता है HZ की फॉर्म में। ठीक, और न्यू का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला भी होता है न्यू का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, जहां पर C क्या है? स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 into 10 raised to power 8। और 1 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर बतानी होती है, ध्यान रखना। देखो, ये चैप्टर ना कोई टफ चैप्टर नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं, वहां पर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे मेन चीज उसमें होती है यूनिट। यूनिट का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें कब ऐसा यूनिट में काम करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे आपको मास ग्राम में दिया जाएगा, आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों का आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना होता है, इसलिए चैप्टर में मतलब चैप्टर जरा टफ नहीं है, लेकिन हाँ, केयरफुल रहना पड़ता है इसके क्वेश्चंस को करने के टाइम पे। और लेमडा तो आपको पता ही है क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है। ठीक है, कॉपी कर लो।
अच्छा भाई देखें, मुझे लगता है कि ना कि कुछ लोगों के मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो वो चले जाते हैं, बट ट्राई किया करो कि ऐसा ना हो। किसी अच्छी जगह पर आप एक बार प्रॉपर जाके बैठ जाएं, तो बार बार आप बाहर ना हो मीटिंग से फिर वापस अंदर आ रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसे आपकी चीजें मिस हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो बाहर चले जाएं, तो देखो ऐसा ना करें। गलती करते हैं आप लोग, अगर ऐसा करते हैं तो ये भी क्लास से चले गए बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, वैसे ही लाइव क्लासेस है। ठीक है। घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो उसमें ज्यादा बोरियत फील होगी, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। ऑफलाइन सबसे बढ़िया है। उसके बाद चलो लाइव में हम काम चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन अगर आप वो भी मिस कर दोगे, आप सोचोगे कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो फिर तो आपको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने से, मोह माया से आपका मन उठ जाएगा। ठीक है। तो क्लास करें, लाइव क्लास छोड़ के ना जाए। ठीक। कॉपी कर लिया होगा। यस सर, लिख ली। चलो थर्ड पे आते हैं, और थर्ड जो है वो है वेव नंबर। वेव नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। एक मिनट होल्ड करना आप लोग। ठीक है। चलिए, तो वेव नंबर बेसिकली क्या है, लिखो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, number of waves in unit length is known as wave number। और ये क्या है, ये न्यू बार, ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम बोलते हैं बार, न्यू बार इसको हम बोलते हैं वेव नंबर को। ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला है समझना। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1। ठीक है। यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितने वेव्स आ सकती हैं, 1 मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं, वही क्या है, वेव नंबर। ठीक है। तो बताओ, सिंपल सी बात है, बताओ आप एक वेव किसको कहते हो, आप वन वेव किसको कहते हो, कितने मीटर को कहते हो, वेवलेंथ को ना, लेमडा मीटर को। बोलो, यस सर। बताओ एक वेव की कितनी डिस्टेंस होती है, लेमडा मीटर ना, एक वेवलेंथ जितनी। तो एक वेव लेमडा मीटर में, एक वेव लेमडा मीटर की है, तो बताओ 1 मीटर में कितनी वेव्स, 1/लेमडा वेव्स इन 1 मीटर। बोलो, आया समझ में। Yes, sir. हाँ, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं, 1/लेमडा, और यही बेसिकली हमारा क्या बन गया, फिर फॉर्मूला बन गया वेव नंबर। 1 मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं, 1/लेमडा, यही हमारा क्या है, वेव नंबर। तो मुझे बता सकते हो इसकी यूनिट क्या है। Meter inverse. हाँ, लेमडा की यूनिट होती है मीटर, तो 1/लेमडा यानी कि मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर इस तरीके से। चलो कॉपी करो इसको। और अब हम मूव करने वाले हैं मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख लिया। चलो हेडिंग डालते हैं फिर, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ, मैक्सवेल्स, अब ये अलग है ना, ये वेव हमने कंप्लीट कर लिया। वेव के बारे में आपको ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखवाए, जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब समझना सिंपल सी बात है, एनर्जी की। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो वो जो एनर्जी को एमिट कर रहा है या कुछ भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेडिएशन की फॉर्म में करता है। कौन से रेडिएशन की फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात आई थी ना, जब हम रदरफोर्ड की ड्रॉबैक लिख रहे थे, तो हमने बोला था कि जो है एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वही वाली चीज है कि जब एक चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है या वो कुछ भी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। देखो, पहला पॉइंट, ये जो थ्योरी है, लिखो दिस थ्योरी सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ एन EMR। अब ये EMR क्या है? यही EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, दिस थ्योरी, ये जो मैक्सवेल की ये जो थ्योरी है, ये सपोर्ट कर रही है किस चीज को? वेव नेचर को। मतलब जो आपका एक चार्ज पार्टिकल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, और वो उसका क्या कैसा नेचर है? वो वेव टाइप का नेचर है उसका, मतलब वेव्स की फॉर्म में अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो रेडिएशन ये जो होता है, ये जो रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो बेसिकली एनर्जी है, वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये थ्योरी ये कह रही है। ठीक है, दोबारा समझना, ये थ्योरी क्या कह रही है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बेसिकली ये जो एनर्जी है, ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखो देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल when a charged particle is accelerated, it produce electric and magnetic field. It produce electric and magnetic field in form of waves. And this is known as electromagnetic waves or इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब देखो आप इसको लिखते जाओ, मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। शुरू से हम पॉइंट को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, मतलब जो आपने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन उसको दिया, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? वेव की फॉर्म में। ठीक है, और इसी को हम साथ में कंबाइन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंबाइनली हम उसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। ठीक है, कंबाइन करके हम उसको साथ में क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। ठीक, ये कॉपी कर लिया। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें डायग्राम बनाना है अभी। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें अभी डायग्राम बनाना है। किस तरीके से ये जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो उसके साथ ये दोनों वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसका डायग्राम में बनाऊंगा। इसको कॉपी करो, और अगर कर लिया हो तो देख लो किस तरीके से हमें ये डायग्राम बनाना है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। देखो, ये मान लो हमारा एक एक्सिस है, ये हमारा दूसरा एक्सिस है,
और ये जो है ये हमारा थर्ड एक्सिस है, ठीक है। इसको हम x बोल रहे हैं, इसको हम y बोल रहे हैं, और इसको मान लो हम ऐसे ही नाम दे दिया हमने, ठीक है, z बोल रहे हैं। तो यहाँ से मान लो एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल ने मूवमेंट करना शुरू किया, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल ने मूवमेंट करना शुरू किया, ठीक। और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मान लो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ है वो। डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब वो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो जब ये जाएगा, जब ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसको क्यू भी बोल सकते हो आप, क्यू से दिखा सकते हो इसको। ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसके साथ दो वेव्स प्रोड्यूस होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये जो दोनों वेव्स साथ में चलती हैं, ये जो दोनों वेव्स हैं ये साथ में चलती हैं और एक दूसरे के किस तरीके से चलती है, परपेंडिकुलर फॉर्म में चलती है। देखना समझना, मान लो एक वेव, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वेव बना रहा हूँ, वो इस तरीके से चल रही है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है जो इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। ये मान लो मैं किसको नाम दे रहा हूँ, मैं कौन सी फील्ड की वेव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव होगी ना, वो पता है कैसे चलेगी, इसके परपेंडिकुलर। मतलब देखो आप मुझे बता सकते हो ये जो वेव चल रही है कौन से प्लेन में चल रही है, एक्स वाई में चल रही है, वाई जेड में चल रही है, एक्स जेड में चल रही है, किसमें चल रही है, एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में चल रही है ना। ये वेव किस प्लेन में चल रही है, एक्स वाई प्लेन में। तो जो दूसरी वेव है कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चलेगी। देखना कैसे, थोड़ा सा विजुलाइज करना। देखो ये मान लो ये इस तरीके से देखने की कोशिश करना, देखो 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से ये देखो। अब आपको मेरे ख्याल से देखो नजर आ रहा होगा कि ये जो हमने ब्लू कलर से जो बनाया है, बेसिकली पर्पल कलर, लाइट पर्पल, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की है। और अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वैसे मैंने अच्छा बनाया, दिख रहा होगा एक दूसरे के कैसे चल रही है, ये परपेंडिकुलर। बताओ मैं मैग्नेटिक फील्ड की वेव पूछूं तो कौन से प्लेन में चल रही है, जेड एक्स। हाँ जेड एक्स प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में चल रही है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों। अब ध्यान देना मेन चीज एक और, कि जब ये पार्टिकल, समझना ये क्या है, जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वाले भी उसी टाइम पे यहाँ पहुंचेगी और ये वाले भी उसी टाइम पे वहां यहाँ पहुंचेगी। मान लो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो सेम टाइम में जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव यहाँ पहुंचेगी, उतने ही टाइम में, सेम टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड की भी यहाँ पहुंचेगी। मतलब दोनों साथ में चल रही हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। पता है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों का। अब हमें इसमें दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस किस चीज का है कि दोनों एक दूसरे के क्या चल रही हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में चल रही हैं, ठीक है। दोनों का सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ठीक है, वेवलेंथ, सब कुछ सेम है। बस क्या किस चीज का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही है, ठीक। बना लो इस डायग्राम को, और मैं इसके बारे में लिख देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम बना लेना, यहाँ मैं इसके बारे में पॉइंट्स लिख देता हूँ एरो लगा के। बोथ कंपोनेंट्स मतलब कौन से, बोथ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले दोनों कंपोनेंट्स ऑफ EMR समझ गए ना आप, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोथ कंपोनेंट्स ऑफ EMR, कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। बोथ component have same speed,
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड. However, both travel in mutually perpendicular plane, perpendicular plane to each other. ठीक है, सब कुछ सेम है, बस क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में ट्रेवल करती है. लिख लो. लिख लो. ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि, और ये किसके लिए, बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल के लिए. जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो अपने साथ दो कंपोनेंट्स रखता है मैग्नेटिक फील्ड का. ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं और किसकी फॉर्म में चलते हैं, वेव्स की फॉर्म में चलते हैं. ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स की स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं. अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मुझे बता देना. यस लिख लिया, ठीक है. अरे अब सर दूसरी चीज नहीं लिखा अभी, लिख लो, लिख लो. अच्छा, सुन लो, चलो. अब देखो, जो ईएमआर है ना, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, ईएमआर को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, तो यही पॉइंट लिखना है आपको, दूसरा वाला. मतलब जो भी पॉइंट है ये बताओ. हमने पहला पॉइंट लिखा था कि वेव नेचर को सपोर्ट करता है. ठीक है, वो जो हमने थ्योरी से स्टार्ट किया था वहीं से आपको पॉइंट्स लिखने हैं. ये दूसरा पॉइंट था, तो ये मेरे ख्याल से तीसरा पॉइंट हो रहा होगा. ये जो पॉइंट है ये तीसरा होगा. अगर लिख लिया हो तो बता देना, किसी ने नहीं लिखा था ना अभी. लिख लिया सर लिख लिया दिव्यांश, ठीक है. फोर्थ पॉइंट लिखो, लिखो EMR does not require medium for propagation समझ गए होंगे मेरे ख्याल से. ठीक है, EMR को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूवमेंट के लिए, ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए. ठीक है, it can travel in vacuum also. It can travel in vacuum also. भाई सनलाइट भी तो आती है ना अर्थ तक, वो कहाँ से आती है, वैक्यूम से तो आती है, वो भी EMR है. ठीक है, वो भी वेव्स की फॉर्म में ही आती है. सर मतलब EMR और EM वेव्स एक ही चीज है ना मतलब. हाँ, एक ही चीज है. अब चाहे उसको EMR बोलो, चाहे उसको EMW बोलो, W मतलब वेव. ठीक है, एक ही चीज है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से बनी हुई है. और सर ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है. हाँ, ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है. हो गया, लिख लिया होगा ये वाला पॉइंट भी. फिफ्थ पॉइंट लिखो,
अब फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली क्या है कि इन बहुत सारे भाई EMR बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो उनको ना क्लासिफाई किया गया है किसकी फॉर्म में, वेवलेंथ के टर्म्स में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले गामा रेज, या लिख सकते हो इसको, साइन को हटा दो तो मैं लिख सकते हो गामा। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं। बहुत टाइप की क्या होती है, EMR होती है, ठीक है। एक उसमें से गामा रेज है, दूसरा एक्स रेज है, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज जिसको आप बोलते हो ना, यूवी रेज जो सनलाइट से आ रही होती है, वो भी EMR है, देख रहे हो, वो भी EMR ही है, अल्ट्रावायलेट। फिर हमारा विजिबल, अपना विजिबल रेंज, विजिबल, फिर माइक्रो, इसके बाद इंफ्रारेड भी आता है, ठीक है। फिर माइक्रो, इंफ्रारेड भी लिख लो चलो, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स, ठीक है। इस तरीके से ये है, एक टेबल की फॉर्म में, मतलब हमने इसको बना लिया इस तरीके से। ठीक, यहाँ की जो वेवलेंथ है देखो कितनी, -16 मीटर। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा जा रहा है। और यहाँ की जो वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की कितनी है, 8 मीटर। हाँ, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सर तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया हुआ है। हाँ, सर वो एक चीज पूछनी थी, गामा से पहले कॉस्मिक रेज भी आती है क्या? कॉस्मिक भी आती है, बिल्कुल आती है, हाँ आती है, कॉस्मिक भी आती है।